हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर बड़ा अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप सवालों का अभ्यास बिल्कुल बराबर कर रहे होंगे। चलिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ना शुरू किया था, जो कि मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलिए, और सेकंड नंबर पर क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए। पहला वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना हमने शुरू किया था डॉट प्रोडक्ट, जिसको आपने स्केलर प्रोडक्ट भी कहा, और मैंने आपको बताया था कि क्यों उसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है कि जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम डॉट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और क्यों उसको स्केलर बोलते हैं? क्योंकि दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाली वैल्यू आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यानी कि दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे कि आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। फिर मैंने आपको कैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, यानी पहले पॉइंट के अंदर आपको मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट समझाया। फिर उस पर बेसिक दो क्वेश्चन भी आपने किए थे। सेकंड नंबर के पॉइंट में आपने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना सीखा। cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी था और दूसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, जिसमें आपका आंसर cos इनवर्स 2/3 आया था, पर ऑप्शन में नहीं था। तो मैंने कहा था cos इनवर्स में नहीं मिला भाई, तो साइन इनवर्स में चेंज कीजिए उसको। तो आपको फिर मैंने cos को साइन में कन्वर्ट करना भी बता दिया था। यहां तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आते हैं बच्चों अगले पॉइंट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी स्टार मार्क पॉइंट है अपना ये, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो डॉट प्रोडक्ट पर पूछे गए हैं वो इस पॉइंट नंबर 3 पर पूछे गए हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या है कि when two vectors are perpendicular to each other, then their dot product must be zero. क्या मतलब समझो यार बच्चों। मान लो कि दो वेक्टर्स हमारे पास में है। ये वेक्टर ए है बच्चों, ये वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री का आपको दिया हुआ है। पर ध्यान रहे, कभी कभी आपको कंफ्यूज भी कर देता है बच्चों। ये जो मैंने परपेंडिकुलर का साइन लिखा है, मेरे शब्द में होता है वहां तो सवाल के अंदर, पर आप ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर ऑब्लिक, इसको हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल, या इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। यानी वन वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू सेकंड वेक्टर जो भी आपको दिया गया है। अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं बच्चों, तो आपको मालूम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं बच्चों, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बच्चों? 0, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर तभी आएगा जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बच्चों। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। या उल्टा भी कह सकते हो कि अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। जहां कहीं भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि जहां बोल दे कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यार हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर लाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड।
मान लो आपको दे दिया जाए बच्चों ऐसे, गिवन दैट वेक्टर ए इज, आपको दे दिया मान लो 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ n। यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपको इसमें ये n जो नजर आ रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे यार बच्चों। दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्वेश्चन में खुद ने बोल दिया है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर हियर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी 0। और डॉट प्रोडक्ट करना तो आपको आता है ना भाई यार, पहले को पहले से करना है, दूसरे को दूसरे से करना है, तीसरे को नहीं, आई कैप को आई कैप से करना है, जे कैप को जे कैप से करना है, और के कैप को के कैप से करना है। करो, 4i कैप को 2i कैप से करोगे तो कितना आएगा बच्चों 8, मल्टीप्लाई करना है भाई, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा। जे कैप को जे कैप से करोगे तो कितना आएगा बच्चों 3n, n इंटू 3, 3n के बराबर। और के कैप को के कैप से करोगे तो -2 इज इक्वल टू 0। कितना बना भाई 8 - 2 6 हो जाएगा। 6 जब इधर ले जाओगे तो -6 आएगा, और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए में आपने n की जगह पर -2 रखोगे तभी जाकर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, किसी और वैल्यू पर परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं, वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, गिवन दैट, मान लो ए वेक्टर आपको दे दिया गया है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे दिया गया है 3j कैप माइनस अल्फा i कैप प्लस 2k कैप, दे दिया मैंने कुछ भी आपको, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। पोज करके जरा ट्राई जरूर करो यार बच्चों। मैं चाहूंगा भाई हर क्वेश्चन के अंदर आपका दिमाग जरूर लगे यार बच्चों। अगर आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करना है तो निश्चित रूप से आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे। चलिए कर लिया होगा, सॉल्यूशन देखिए। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को ही परपेंडिकुलर बोला गया, तो कंफर्म है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 के बराबर लेना होगा। और डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है, आई कैप को आई कैप से करना है, जे कैप को जे कैप से करना है, के कैप को के कैप से करना है। ध्यान रखना, आई कैप को आई कैप से पहले को पहले से मत कर देना, क्योंकि यहां पहला आई कैप और यहां पहला जे कैप है, मर जाओगे सवाल में। आई कैप को आई कैप से कितना आया बच्चों -4 अल्फा, जे कैप को जे कैप से कितना है बच्चों -6, और के कैप को के कैप से तो +2 इज इक्वल टू 0। यहां कितना बना -4 को इधर ले जाओ, +4 -4 अल्फा इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू -1। यानी आप इस अल्फा की वैल्यू को -1 अगर यहां रख दोगे, यानी प्लस आई कैप अगर होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? चलिए और देखो सवाल, क्योंकि सवाल ही सवाल है इसके अंदर। तो मान लो अब आपको ऐसा दे दिया जाए बच्चों, थोड़ा सा घुमाकर सवाल को देने की बात है।
सवाल आपको ऐसा दे दिया जाए बच्चों कि इफ ए कैप प्लस 2b कैप इज परपेंडिकुलर टू 5a कैप माइनस 4b कैप 5a कैप माइनस 4b कैप फाइंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, ऐसा बोल दिया आपको। एक वेक्टर ये है, इसको आप ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, और बोला कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा। यानी वेक्टर ए, यानी पूरा वेक्टर ए है, ये पूरा वेक्टर बी है। तो देखिए आप इधर सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं अपन। ए वेक्टर हमने अज्यूम कर लिया है कि भाई हमारा है ए कैप प्लस 2b कैप। ध्यान रखना, ए कैप बी कैप दे रखा है, आई कैप जे कैप नहीं है, उलझ जाता बच्चा यहां पर। बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है 5a कैप, बड़ा ही अच्छे लेवल का सवाल है, ध्यान रखना, 4b कैप, और बोला है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो पक्की बात है कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, तो आपको पता है कि इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी 0। तो चलो भाई, ए वेक्टर की वैल्यू भी आपके पास में, बी वेक्टर की वैल्यू भी। अब ये आई कैप जे कैप नहीं है, यहां पर बच्चा मात खा जाता है, यहां पर बच्चा मात खा जाता है, पर ये ध्यान रखना। तो आप इसको ऐसे लिखो, ब्रैकेट में ही लिख लीजिए आप इसको, ए कैप प्लस 2b कैप डॉट 5a कैप माइनस 4b कैप इक्वल्स टू 0। अब वही तरीका जो बचपन से करते आ रहे हो यार, कि इस ब्रैकेट के सभी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के सभी एलिमेंट के साथ करना होगा आपको। तो अगर a कैप को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5a कैप से, तो कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा भाई, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 1 होता है। तो a कैप को a कैप से करोगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। पर जब इस a कैप को -4b कैप से करोगे तो ये आएगा -4a कैप डॉट b कैप। चलिए भाई, a कैप का दोनों से मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, अब मैं 2b कैप को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इससे। तो ध्यान से देखो, इसको जब करोगे कितना होगा बेटा? 10 a कैप डॉट b कैप, और जब इसको इससे करोगे तो -8 इक्वल्स टू 0। यहां से इन दोनों से मुझे मिलेगा -3, -3 को मैं इधर ले जा सकता हूं, +3 हो जाएगा, और ये बनेगा 6a कैप डॉट b कैप इक्वल्स टू 3। a कैप डॉट b कैप की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ जाएगी। 6 को आप इधर ले जाइए, पर ये डॉट प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। a कैप का मैग्नीट्यूड 1, b कैप का मैग्नीट्यूड 1, बचा क्या? सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 मिली है बच्चों। आपको मालूम है कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। ये लीजिए आंसर, एक अच्छे लेवल का सवाल। मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जहां कहीं भी आपको बोला जाएगा कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वहां आपको दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करना है। अननोन आपके सामने अपने आप निकल कर आ जाएगा। जैसे इस सवाल के अंदर एन कैप, एन जो था वो अननोन था, डॉट प्रोडक्ट किया, एन की वैल्यू आ गई। इस सवाल के अंदर अल्फा अननोन था, अल्फा की वैल्यू अपने आप निकल कर आ गई। यहां पर आपसे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा, पर फर्क यह था या आई कैप जे कैप की फॉर्म में नहीं था, पर कैप जिसके ऊपर भी लगी होती है वो हमेशा यूनिट वेक्टर ही होता है। तो ए कैप को ए कैप से करोगे तो 1 ही आने वाला है, क्योंकि वो तो दोनों पैरेलल वेक्टर है ना भाई। तो दोनों के बीच का एंगल तो कितना होगा? 0 डिग्री। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 0, तो कितना होगा? cos 0 की वैल्यू 1।
तो केवल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन ही आंसर बनाएगा। इसलिए मैंने ए कैप को 5 ए कैप से किया तो डायरेक्ट 5 लिखा, पर जब 2 बी कैप को -4 बी कैप से किया तो -8 लिखा, और जब ए कैप को -4 बी कैप से किया तो -4 ए कैप डॉट बी कैप आया, और जब 2 बी कैप को आपको इसने से मल्टीप्लाई किया तो यह आया 10, तो दोनों से आपको रिजल्ट मिलेगा 6। सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलता है 60 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन जो आते हैं ना बच्चों, वो थोड़े से टिपिकल लेवल के आते हैं, इसलिए पहले जरा ध्यान से देखना। इस पॉइंट को मैं कहता हूं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या मतलब है यार? शॉर्ट टर्म में इसको हम एसडीपी, एसडीपी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब है किसी वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना। ठीक है, समझो, पहले पॉइंट को समझो जरा ध्यान से। अपने को मालूम बच्चों, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अपने को पता ही है यार, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने ए वेक्टर को ले लिया है पी वेक्टर सपोज, और बी वेक्टर भी ले लिया है मैंने पी वेक्टर, यानी क्या हुआ? पी वेक्टर का पी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ? है ये दो अलग अलग वेक्टर्स, पर ए वेक्टर की वैल्यू भी पी वेक्टर है और बी वेक्टर की वैल्यू भी पी वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर ही हुए ना, उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का, क्योंकि हम तो यही बोलेंगे दोनों सेम वेक्टर है सर, ये तो सेम वेक्टर, इसका मतलब इक्वल वेक्टर से। इक्वल वेक्टर मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये क्या हुआ? मॉड ऑफ पी वेक्टर मतलब p, ये भी क्या हुआ? p, और ये कितना हुआ? 1। तो p वेक्टर डॉट p वेक्टर का जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो आपको मिला बच्चों p स्क्वायर। आपको क्या मिला? p स्क्वायर। यानी यहां से ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ ही, इसलिए इसको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, खुद के साथ ही जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्क्वायर होकर हमें मिलता है, वो हमें स्क्वायर होकर मिलता है। सिमिलरली मैं यहां पर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, सिमिलरली क्यू वेक्टर को अगर आपने क्यू वेक्टर के साथ किया तो क्या मिलेगा बच्चों? क्यू स्क्वायर। क्यू वेक्टर के साथ किया तो क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर। आपने ए वेक्टर के साथ किया तो क्या मिलेगा बच्चों? ए स्क्वायर। चलिए, ये तो आपने एक इंडिविजुअल वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब अगर मान लो कि मैं कहूं कि यार मेरे पास दो वेक्टर्स का एडिशन है, ए वेक्टर बी वेक्टर ले लो इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और कहा आपसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का खुद के साथ ही करना है, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कंसेप्ट तो हमारा ये कह रहा है कि आपने पी वेक्टर को जब पी वेक्टर से किया तो भैया पी स्क्वायर मिला, तो यहां पर भी इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर ही मिलना चाहिए, आपको ब्रैकेट का स्क्वायर ही मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से आपको मिला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई रिजल्ट बन रहा होगा, तो इसको मैं आर वेक्टर लिख सकता हूं, इस ब्रैकेट को। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, इसको भी क्या लिखेंगे हम? आर वेक्टर बराबर। अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता ही होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि यहां बी स्क्वायर कर दो, प्लस ये है वेक्टर 2ab नहीं 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
ओहो, ये तो कुछ जाना पहचाना सा नजर आएगा। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। यानी जब दो वेक्टर्स का एडिशन का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किया गया तो हमें आंसर क्या मिला बच्चों? दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर मिला। अरे ये वही तो है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाला था ना भाई आपने, वही आया है। अगर इसकी जगह पर सब्ट्रैक्शन होता बच्चों, मान लो दो वेक्टर के साथ, उसको भी चेक कर लेते हैं। चलो, रिजल्ट मालूम है सबको पहले से ही, ठीक है। मान लो अब आपसे कहा जाए कि यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना है। कंसेप्ट कहता है कि इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो ब्रैकेट का स्क्वायर मिलेगा। तो आपने ब्रैकेट का स्क्वायर बना दिया भाई। यहां पर इसको मैं आर वेक्टर लिख रहा हूं, तो इसको भी मैं आर वेक्टर ही लिखूंगा। अब यहां ए वेक्टर के साथ करोगे तो ए स्क्वायर, बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ करोगे तो बी स्क्वायर, और फिर माइनस टू ए बी, यानी कि माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या बना ये बन गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन का यही तो फॉर्मूला था बच्चों। यानी एडिशन वाले का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एडिशन वाले के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, सब्ट्रैक्शन वाले का करोगे तो सब्ट्रैक्शन वाले का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। ये तो बात हुई पॉइंट की। पर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो पहले मैं आपको उस क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं, ठीक है। नोट लगाकर ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना अच्छे से आ जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसजीपी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसडीपी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है? सुनो, in this question, magnitude of three vectors are given individually और या तो तीन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली आपको देगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इतना है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इतना है, और रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स, तीन वेक्टर्स के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड देगा या तीनों मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन आपको देगा। अभी जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको सारी आइडेंटिफिकेशन समझा दूंगा मैं। एंड वेक्टर रिलेशन is also vector relation between three vectors is also given that question। जिन तीन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपको दिए गए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल दे या मैग्नीट्यूड में रिलेशन दे, उन्हीं तीनों वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर रिलेशन भी आपको दिया जाएगा। एंड फाइंड आउट एंगल बिटवीन एनी
टू वेक्टर्स आउट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स। जो तीन वेक्टर दे रखे हैं उनमें से किन्हीं दो के बीच का एंगल आपसे पूछ लिया जाएगा। ये इस कंसेप्ट पर बेस जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई है। अब समझो क्वेश्चन कैसे दिया गया। क्वेश्चन से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको लिख कर दिया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा दिया गया बच्चों, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर related as a vector is equals to b vector plus c vector and magnitudes of given vectors are 5, 4, 3 respectively. Find angle between A vector and C vector. अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको सारी की सारी आइडेंटिफिकेशन इसके अंदर मिलेगी। तीन वेक्टर आपको दिए गए हैं और तीनों वेक्टर में एक वेक्टर रिलेशन आपको दिया हुआ है। ऑल्सो गिवन दैट क्वेश्चन वेक्टर रिलेशन बिटवीन थ्री वेक्टर्स इज ऑल्सो गिवन दैट क्वेश्चन। यस, वेक्टर रिलेशन मिल गया। एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ गिवन वेक्टर्स आर 5, 4, 3 रेस्पेक्टिवली। ए बी सी आपको दिया तो उसी ऑर्डर में ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड और ये सी का मैग्नीट्यूड। तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली आपको इस सवाल में दिए गए हैं, इंडिविजुअली दिए गए हैं। और कहा था कि इन तीनों में से किन्हीं दो के बीच का एंगल पूछेगा, तो मैंने ए और सी के बीच का एंगल पूछ लिया आपसे। पूरी आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई आपको। चलो अब समझो जरा ध्यान से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं इसका, ध्यान से समझिएगा। तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपको दे रखे हैं बच्चों। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 5। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 4। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। ये तो आपने लिख लिया। और वेक्टर रिलेशन जो आपको दे रखा है वह ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है सुन लीजिए। आपको सवाल में यह ध्यान से पढ़ना है कि किन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालना है। मुझे निकालना है ए और सी के बीच का। तो जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालना है वेक्टर रिलेशन में, वो दोनों एक साइड पर होने चाहिए। अब या तो वेक्टर ए लेफ्ट साइड पर है, वेक्टर सी राइट साइड पर है, तो सी को उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आइए आप। ठीक है, जिन दो के बीच का एंगल निकालना है उनको आपको एक साइड पर रखना है, चाहे आप लेफ्ट साइड पर रखो या राइट साइड पर रखो। हां, अगर इस सवाल में मुझसे कहा होता कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो ऑलरेडी बी और सी एक ही साइड पर है, तो मुझे इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालना हो उन दोनों को आपको वेक्टर रिलेशन में एक साइड पर लाना होगा। यहां ए और सी दोनों अलग अलग साइड पर है, तो पहले मैं सी को इधर लेकर आ जाता हूं बच्चों। सी को इधर लाएंगे तो माइनस सी वेक्टर बन जाएगा ये, और बी वेक्टर एज इट इज। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको करना है एस डी पी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर आपको एस डी पी करना है। दोनों साइड पर आपको एस डी पी करना है। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पर सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट डायरेक्ट लिखना है।
राइट साइड पर केवल वेक्टर बी है, तो जैसे पी को पी से करते हैं तो पी स्क्वायर, तो बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों इन दो को, जो जिनके बीच का एंगल निकाला, उनको एक साइड पर क्यों रखते हैं? क्योंकि इधर बनेगा या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो जो थीटा आता है ना बच्चों, वो उन दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, इसलिए उन दोनों को एक साइड पर रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए भाई, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ए और सी के बीच लिए बनाना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। ए और सी के लिए फॉर्मूला लिखना था, ए और बी के लिए नहीं, ए और सी के लिए लिखना था, तो बी की जगह पर सी कर दिया मैंने, ए की जगह ए है ही सही ऑलरेडी। सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का ही फॉर्मूला लिखा गया है, बराबर राइट साइड पर बी है तो बी स्क्वायर, और कुछ मत कीजिए। अब ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, थीटा ही अननोन बचा इसके अंदर बस। तो ए 5 का स्क्वायर 25, सी 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 ए की जगह पर 5, सी की जगह पर 3 कॉस थीटा, बी की जगह पर 4 तो 16। क्लियर हुआ? 25 और 9 को ऐड करो 34 बनेगा, 34 को आप इधर ले जाइए। ठीक है, तो यहां हो गया 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 माइनस 30 कॉस थीटा बराबर 16 में से आपको 34 को सब्ट्रैक्ट करना है। 16 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 34 में 16 को कर लो यार। 14 में से 6 गए, कितने बचे बच्चों? 8। यहां कितना? 2 में से बन गया 18, मतलब माइनस 18। माइनस से माइनस को मार दीजिए, कॉस थीटा की जो वैल्यू बनी वो बनी 18/30। ठीक है, काट दीजिए, 6 से कैंसिल करें, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई, तो बोले सर थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 3/5। अरे भाई, जैसे ये 3 4 5 में से कुछ दिखाई दे, तुरंत आपको मैजिकल राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में याद आ जाना चाहिए, और याद नहीं आए तो बना लिया करो यार। कॉस थीटा होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की जगह पर कौन है? 3, हाइपोटेनियस की जगह पर कौन है? 5, तो भैया परपेंडिकुलर कितना आएगा? 4, और मालूम है 5 3 के बीच का एंगल 53, यानी कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू 53 डिग्री। तो आपसे पूछा गया था ए और सी के बीच का एंगल कितना होगा, बता दिया भाई 53 डिग्री का एंगल होगा। हाँ, अगर मान लो इस सवाल के अंदर मुझसे पूछा होता कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो करता क्या मैं? सी की जगह पर बी को लेकर आता, तो यहां होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। फिर मैं ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू रखता और कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेता। पर ये कोई जरूरी नहीं है हर बार डिग्री में ही मिले आपको आंसर, ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ये तो मैंने अभी एक सवाल करवाया है, पर इसी सवाल को मैं एक और मेथड से आपको बताना चाहता हूं, एक और मेथड से आपको बताना चाहता हूं। यह मेथड तब लगाना जब आप उस सेकंड मेथड की चीजों को पकड़ नहीं पाओ। ठीक है, तब आप इस सेकंड मेथड वाले को पकड़ नहीं पाओ तो फिर आप लगा सकते हो। क्या है सेकंड मेथड, पहले सुन लीजिए। यह कंफर्म है कि वेक्टर रिलेशन बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट यह है ए वेक्टर। ठीक है, मतलब कि यह कंफर्म है कि 3 वेक्टर से बनना तो एक ट्राइंगल ही है ना, बनना तो एक ट्राइंगल ही है। इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट ये बनेगा, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में होंगे और ये अपोजिट ऑर्डर का रिजल्टेंट बनेगा। पर अब ट्राइंगल कौन सा बनेगा ये मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे। ट्राइंगल कौन सा बनेगा ये मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे, और मैग्नीट्यूड दिख रहा है मुझे 5 4 3, मतलब 3 4 5 से राइट एंगल ही बन सकता है, कोई और ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो मैं इस लफड़े में ही नहीं पड़ता, मैं केवल यहां से ही समझ लेता हूं कि क्या आंसर मेरा जाने वाला है। यह कंफर्म है कि इन 3 वेक्टर से बनना एक ट्राइंगल ही है,
और मैग्नीट्यूड ने मुझे बता दिया कि वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, मैं इसको यहां हल्का सा जगह खाली यहां पर बता देता हूं, ठीक है। यहां ट्राइंगल बनाता हूं, उसके सॉल्यूशन को यहां समझा दूंगा, ध्यान से देखना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए बच्चों पहले। बी और सी, ध्यान रखना, बी और सी सेम ऑर्डर में होने चाहिए और ए वेक्टर को अपोजिट ऑर्डर में होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बना लिया बच्चों। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, तो यहां पर ए सबसे बड़ा है 5, तो आप ए को इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। पर डायरेक्शन की दोगे बता रहा हूं। मान लो कि ये मेरे पास में सी वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, दोनों रेगुलर ऑर्डर में जुड़े हुए हैं और ये अपोजिट ऑर्डर का जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे दे दिया बेटा 5, इसका मैग्नीट्यूड मुझे दे दिया 3, इसका मैग्नीट्यूड मुझे दे दिया 4। अब पूछा किसके बीच में, ए और सी के बीच का एंगल, तो ए और सी के बीच का एंगल ये वैलिड एंगल है। तो 5, 3 के बीच का एंगल कितना बना बच्चों, 53 डिग्री बना कि नहीं बना। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज से डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया तो फिर आप ऐसे सवाल की कैलकुलेशन इतनी लंबी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के आप उस मेथड को लगाएंगे बच्चों तो आप फंस भी सकते हैं। जैसे अगले सवाल के अंदर हम इसको और अच्छे ढंग से क्लियर कर पाएंगे। एक सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद मतलब 2 सवाल करेंगे अभी हम, ठीक है। 2 सवाल के अंदर आपको यह मेथड पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और दोनों सवाल को हम दोनों मेथड से करेंगे। इस मेथड से भी करेंगे, मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से भी, और जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उससे भी आप करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगले सवाल पर आते हैं हम अब, और ध्यान से सीखिएगा सवाल को। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन दैट P equals to Q equals to R, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर एंड एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर इज θ1। फिर आगे लिखा इफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर देन एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर इज θ2। अब बोला फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। समझो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन है बच्चों। 3 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल दिए गए हैं, यह कहलाता है मैग्नीट्यूड रिलेशन। कहा था ना मैंने से, या तो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड देगा या मैग्नीट्यूड में रिलेशन देगा। तो तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यहां इक्वल कर दिए हैं। अब आगे बोला है कि इन तीनों वेक्टर में ये एक वेक्टर रिलेशन अगर है तो यहां P और R के बीच का एंगल θ1 है, और अगर रिलेशन ये है तो P और R के बीच का एंगल θ2 है। तो आपको θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। समझो अब जरा, यानी 2 रिलेशन दिए गए हैं। इस रिलेशन से आपको पहले θ1 कैलकुलेट करना है, फिर इस रिलेशन से आपको θ2 कैलकुलेट करना है, और फिर दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन निकाल कर देना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
सॉल्यूशन। पहले ये वाला रिजल्ट पकड़ रहा हूं, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये कंफर्म है कि तीन वेक्टर से तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहां पर नल वेक्टर बोला गया है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल θ1 है। तो इन दोनों को लेफ्ट साइड पर रखना है या राइट साइड पर, जहां आपका दिल करे वहां रखो यार। दोनों ऑलरेडी इस साइड पर, बस Q को इधर ले जाइए आप। तो ये बना बच्चों P वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q वेक्टर। SDP ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आपको SDP करना है, यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करना है। लेफ्ट साइड पर दो वेक्टर का एडिशन है, तो भैया दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट वाला जो मैग्नीट्यूड आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही वाला लिखना। पर P और R के लिए लिखना है तो P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR cos θ1, क्योंकि इनके बीच में एंगल θ1 बोला है, बराबर माइनस Q वेक्टर का माइनस Q वेक्टर से करोगे तो क्या बनेगा Q स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड्स रखने पर तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, आपका दिल करे जो रख दो। मान लो कि इन तीनों को मैंने a के बराबर मान लिया, स्मॉल a, ठीक है। तो यहां पर भी a स्क्वायर, यहां पर भी a स्क्वायर, यहां पर भी 2a स्क्वायर cos θ1 बराबर a स्क्वायर। a के स्क्वायर से a के स्क्वायर मर जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो 2a स्क्वायर cos θ1 बराबर माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर से भी a स्क्वायर को मार दो तो cos θ1 की वैल्यू क्या बनी बच्चों, -1/2, तो θ1 बनेगा 120 डिग्री। ये तो इस रिलेशन से θ1 आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब जरा दूसरे वाले से अपन θ2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, जिससे कि जगह भी हमारी आराम से मिल सके। चलिए बच्चों, दूसरा रिजल्ट हमें मिला है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। अब बोला P और R के बीच का एंगल θ2 है, तो R को या P को, R को शिफ्ट करोगे तो Q इधर ले जाना, P को इधर ले जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो Q वेक्टर इज इक्वल टू मिल गया आपको R वेक्टर माइनस P वेक्टर। दोनों को एक साइड पर रखना है, जिनके बीच का एंगल आपको निकालना होता है उनको एक साइड पर रखिए, चाहे लेफ्ट साइड पर रखो या राइट साइड पर रखो। चलिए अब SDP ऑन बोथ साइड्स, SDP ऑन बोथ साइड्स। Q वेक्टर का Q वेक्टर के साथ करेंगे तो Q स्क्वायर बनेगा बच्चों, और ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बना है, तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वाला R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2RP cos θ2। अब मैग्नीट्यूड रखने, तीनों के मैग्नीट्यूड ऑलरेडी बराबर है भाई, तो सबकी जगह पर a पुट कर दीजिए। a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos θ2। a स्क्वायर से a स्क्वायर मर जाएगा, इसको उठाकर इधर ले आइए। 2a स्क्वायर cos θ2 बराबर a स्क्वायर से a स्क्वायर भी मरेगा, cos θ2 की वैल्यू 1/2, तो θ2 की वैल्यू 60 डिग्री। θ1 भी आ गया, θ2 भी आ गया, दोनों में रिजल्ट रिलेशन चाहिए, तो θ1 डिवाइडेड बाय θ2 कर दीजिए। 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, यानी 2:1। तो यहां से आप लिख सकते हो कि θ1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ θ2 है भाई। दे वैसे दिख रहा है 60 का डबल है भाई, तो θ1 की वैल्यू जो है वो θ2 की डबल ही है ना। चलिए भाई, रिजल्ट भी आ गया बच्चों अपने पास में। ये तो मैंने एसडीपी मेथड से सॉल्व किया, एसडीपी मेथड से सॉल्व किया। अब जरा शॉर्टकट वाले मेथड से भी करके देख लेते हैं। चलो, पहला रिलेशन आपको दे रखा है
P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर। ये कंफर्म है कि तीन वेक्टर से तो ट्राइंगल ही बनेगा, पर ट्राइंगल जो बनेगा वो ये रिजल्ट बता रहा है कि नल वेक्टर्स का मतलब तीनों वेक्टर्स रेगुलर ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा मैंने लॉ ऑफ ट्राइंगल में आपको बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स रेगुलर ऑर्डर में होती है तो रिजल्टेंट बिकम्स नल वेक्टर। तो भैया तीनों वेक्टर्स रेगुलर ऑर्डर में तभी नल वेक्टर बनेगा। पर ट्राइंगल कैसा बनेगा ये मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे, और मैग्नीट्यूड यहां पर बता रहा है कि तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो कोई ट्राइंगल ऐसा होता है क्या बच्चों जिसमें तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए, मतलब लेंथ इक्वल आ जाए? यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप तुरंत यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दीजिए। ये आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया बच्चों। सपोज ये P वेक्टर है भाई, ये Q वेक्टर है और ये R वेक्टर है। तीनों के तीनों रेगुलर ऑर्डर में होने चाहिए तभी नल वेक्टर बनेगा। अब आपसे बोला गया है कि P वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल θ1 है। ध्यान रखना, जहां बोला है P और R के बीच का एंगल θ1 है, तो P वेक्टर ये रहा, R वेक्टर ये रहा, तो इनके बीच का यही एंगल होगा ना यार बच्चों, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बीच, आपस में साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है? 60। तो इनके बीच में एंगल कितना बना θ1? 60 डिग्री। अरे भाई गलत बोल रहा हूं, ये तो वैलिड एंगल ही नहीं है, इनवैलिड है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वैलिड कब होता है? जब दोनों के या तो हेड्स कॉन्साइड हो या टेल्स कॉन्साइड हो, या एक का हेड एक की टेल कॉन्साइड। तो इसको आगे एक्सटेंड कर लीजिए, ये एंगल θ1 होगा, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री का होगा। कहां इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन और कहां केवल डायग्राम बना लिया आपने। चलो अब जरा दूसरे रिजल्ट से देखते हैं। दूसरा रिजल्ट बोला है बच्चों P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। यानी दो वेक्टर्स अपने पास में जो P वेक्टर Q वेक्टर वो दोनों रेगुलर ऑर्डर में होंगे, और ये तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर का लेना पड़ेगा क्योंकि ये उनका रिजल्टेंट बना है। बनाना वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना यार। तो यहां फिर आपने वापस से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, और सपोज ये अगर P वेक्टर लिया है, ये Q वेक्टर लिया, तो दोनों रेगुलर ऑर्डर में हो गए, और R को ले लीजिए आप अपोजिट ऑर्डर के अंदर, ये बन गया R। अब बोल रहा है P और R के बीच का एंगल θ2 है, तो P और R के बीच का ये डेफिनेटली वैलिड एंगल होगा क्योंकि दोनों की टेल्स कॉन्साइड हो रही है। तो ये θ2 कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। θ2 कितना हो गया? 60 डिग्री। अब θ1 120, θ2 60 डिग्री। रिजल्ट दिख ही रहा है कि θ1 की जो वैल्यू है θ2 का डबल है, वही तो मैंने निकाला है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस अच्छी तरीके से आपको तीन वेक्टर से बनना ट्राइंगल ही है, तीन वेक्टर से बनना ट्राइंगल ही है। पर वो ट्राइंगल कौन सा होगा वो मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं, वो मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और करेंगे जिससे कि बात कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। बोला गया आपसे 3 वेक्टर्स in which two have same magnitude while third
is the root 2 times the any 2 तीन वेक्टर जिनमें से दो का मैग्नीट्यूड सेम है, जबकि तीसरे वाले का थर्ड इज द रूट 2 टाइम्स द एनी 2, इन दो में से किसी का रूट 2 टाइम्स है। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, find angle between angle A vector and B vector, B vector and C vector, C vector and A vector। यानी आपको ए बी के बीच का एंगल भी बताना है, बी सी के बीच का एंगल भी बताना है, और सी ए के बीच का भी एंगल बताना है। वेक्टर रिजल्ट आपको पता है और तीनों के मैग्नीट्यूड्स को लैंग्वेज फॉर्म में यहां पर दिया गया है, वो समझना आपको है। मैं ऐसा मान लेता हूं यार बच्चों कि सपोज कोई भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, टू हैव सेम मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो मैंने ऐसा मान लिया कि भाई बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और वो ए है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनेगा यानी थर्ड वाले का, वो इनमें से किसी एक का रूट 2 टाइम्स आपको लेना है। और साथ में यह भी बोला गया है कि ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है। चलो साहब, तो आपको ए बी के बीच का भी एंगल बताना है, बी सी के बीच का भी बताना है, ए सी के बीच का भी एंगल बताना है। ठीक है, समझिए अब जरा ध्यान से। अगर मैं एसडीपी मेथड से करूंगा तो मुझे 3 बार ये एसडीपी मेथड लगाना पड़ेगा। पहले ए और बी के बीच में, तो पहले बी को इधर लाऊंगा, एसडीपी करूंगा, फिर ए बी सी की वैल्यू पुट करूंगा, उससे थीटा आएगा। फिर मैं सी को इधर लाऊंगा, फिर वही एसडीपी करूंगा, फिर ए बी सी की वैल्यू पुट करूंगा, तो ए और सी के बीच का एंगल आएगा। और एक बार इसी को एसडीपी कर दूंगा तो बी और सी के बीच का एंगल आ जाए। 3 बार करना पड़ेगा। इतना बड़ा कौन करेगा यार, इससे बढ़िया तो छोड़ दो सवाल को। पर अगर मुझे ये सेकंड मेथड आता है तो मैं 1 मिनट से भी कम समय में कर दूंगा। तो ये कंफर्म है कि तीनों वेक्टर से बनना एक ट्राइंगल ही है, और इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट ये ए वेक्टर मुझे बनाना है। पर ये ट्राइंगल होगा कौन सा? तो ट्राइंगल के अंदर बोला है कि दो की साइड इक्वल है, मतलब आइसोसीलियस तो कंफर्म है, आइसोसीलियस तो कंफर्म है। पर तीसरे का मैग्नीट्यूड बोले इनके मैग्नीट्यूड का रूट 2 टाइम्स है। कुछ जाना पहचाना लगता है ना यार, कहीं पढ़ा है अपन ने ऐसा कि रूट 2 टाइम्स हो जाता है। अरे जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट 2 टाइम्स होता है। यानी ये राइट एंगल आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कर लिया भाई मैंने कि आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के ये वेक्टर बी बना दिया मैंने और ये वेक्टर सी बना दिया मैंने, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तीसरी साइड जो है वो अपोजिट ऑर्डर की होगी और वेक्टर ए होगा। अगर इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड अगर ए है, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तब भी ए ही रूट 2 टाइम्स ऑफ ए ही आएगा। अब तो आपको निकाल कर देना इनके बीच के एंगल्स। चलो ध्यान से देखो,
बी और सी के बीच का एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री का है भाई, इसको आगे एक्सटेंड कर लो तो बी और सी के बीच का एंगल तो आपको मिल गया 90 डिग्री। और आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है, आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक एंगल 90 का होता है, बाकी के रिमेनिंग एंगल 45 के होते हैं। पर मुझे वेक्टर्स के बीच का एंगल पढ़ना है, ट्राइंगल की साइड्स का एंगल नहीं पढ़ना है। तो बी और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्या इस सी और ए के बीच का ये एंगल वैलिड है? यस, क्योंकि दोनों के हेड्स मिल रहे हैं 45। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये एंगल वैलिड है? यस, क्योंकि दोनों की टेल्स मिल रही है, दोनों की टेल्स मिल रही है, तो ये भी वैलिड है। तो मतलब ए और बी के बीच का एंगल हुआ 45, बी और सी के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री, ए और सी के बीच का एंगल भी हुआ 45। ये डिपेंड्स करेगा कि ये वेक्टर रिलेशन कैसा बना है। मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाकर दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आंसर ये आ रहा है हमारा। तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल बनाने से ही हमारा आंसर आ गया, वरना 3 बार एसडीपी मेथड आपको लगाना पड़ता बच्चों। मेरे हिसाब से एसडीपी मेथड क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए, एक और डॉट प्रोडक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, वो पॉइंट नंबर 6 होगा हमारा, सॉरी 4, 5 नंबर का पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 5 लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 5। चलिए बच्चों, तो स्केलर प्रोडक्ट का 5th पॉइंट देखें आप, प्रोजेक्शन ऑफ अच्छा ध्यान रहे, प्रोजेक्शन को हम कंपोनेंट भी कहेंगे बच्चों, क्योंकि कभी कभी सवाल में कंपोनेंट भी लिखा हुआ आया है। प्रोजेक्शन ऑब्लिक कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन another vector, on another vector, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना या कंपोनेंट लेना। समझो इसको, जब भी प्रोजेक्शन या कंपोनेंट का कोई सवाल हो ना बच्चों, तो एक बार ऑप्शन पर जरूर निगाह डाल लेना, ऑप्शंस पर, और यह जरूर देखिएगा कि ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है या केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में, यह जरूर देखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्शन और कंपोनेंट का मतलब स्केलर फॉर्म में भी बताने वाला हूं और वेक्टर फॉर्म में भी बताने वाला हूं। सपोज ये कोई 2 वेक्टर है यार बच्चों, यह है ए वेक्टर और यह है बी वेक्टर, दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एंगल होगा ही, सही पक्की बात है। और आपसे बोला गया फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो इस लैंग्वेज को पढ़कर आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि यार हमें बी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, वो भी ए वेक्टर पर करना है। किसका कंपोनेंट करना है? बी का। किसके अलोंग करना है? ए के अलोंग, ऑन ए वेक्टर। ऑन ए वेक्टर बोला मतलब ए पर कीजिए आप, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप। अच्छा, इस प्रोजेक्शन को मैं फील करवाता हूं, समझो। मान लो ये पेन यहां ऐसे रखा हुआ, डार्क रूम है, बिल्कुल अंधेरा है। ये पेन मैंने यहां पर रख लिया ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से अगर आप, ये डार्क रूम में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और आप सामने खड़े हुए हैं एक टॉर्च लेकर, और मैंने कहा कि भाई लाइट ऑन,
आपने टॉर्च से इस पेन पर रोशनी गिराई, लाइट आई वहां से, तो इस पेन की एक इमेज आपको यहां दीवार पर बनती हुई दिखाई देगी, जिसको आप शैडो कहते हो, परछाई बनेगी। वो जो परछाई बनी है ना बच्चों, वही इस पेन का वॉल पर प्रोजेक्शन है, वॉल पर प्रोजेक्शन है। अब अगर मैंने इस पेन को मान लो ऐसे पकड़ा होता तो आपको ऐसी ही शेडो दिखाई देती, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा होता तो ऐसी शेडो दिखाई देती है आपको। अब सोचो, अब दूसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है। ये तो सामने के सामने दीवार थी, ये पेन ऐसे पकड़ा मैंने, अब टॉर्च से रोशनी आप ऊपर से गिरा रहे हो, तो शैडो कहां बनेगी? ग्राउंड पर, ठीक है। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर है तो प्लेन की जितनी लेंथ है ना उतनी की उतनी शैडो आपको दिखाई देगी। पर अगर प्लेन को मैंने इंक्लाइंड कर दिया है, मान लो ऐसे, अब आपने अगर ऐसे ग्राउंड के परपेंडिकुलर अगर रोशनी गिराई तो केवल और केवल आपको ये इतनी सी शैडो दिखाई देगी, ये वाली मेरी फिंगर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, छोटी शैडो दिखाई देगी। पेन की बड़ी शैडो होगी, ऐसे इंक्लाइन करोगे तो छोटी शैडो दिखाई देगी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मतलब ये शैडो, इसलिए हमेशा जिस वेक्टर का चाहिए होता है ना उससे एक परपेंडिकुलर दूसरे वेक्टर पर गिराया जाता है, तो केवल आपको इतनी सी शैडो दिखाई देगी, ये वाली। यही प्रोजेक्शन है किसका? बी का ए के अलोंग। तो आपको तो पता है यार, जिस वेक्टर का एंगल जहां से बनता है उसके अलोंग कंपोनेंट कॉस का ही होता है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? बी कॉस थीटा बनेगी ना। तो यहां किसका प्रोजेक्शन लेना है बच्चों? बी का। तो जिसका प्रोजेक्शन लेना हो उसका तो ले लो कॉस कंपोनेंट, और किसके अलोंग लेना है? ए के अलोंग। तो ए की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ए की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसका यूनिट वेक्टर। तो यहां कर दो ए कैप। ये है वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। यह है वेक्टर फॉर्म। जिसके अलोंग चाहिए उसकी डायरेक्शन, यानी उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, और जिसका चाहिए उसका कॉस कंपोनेंट। अब क्या प्रॉब्लम है? सुनो, आपको तो केवल दो वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में दिए जाएंगे, बस आपको तो दो वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में ही दिए जाएंगे, कोई एंगल उनके बीच का नहीं देना है। तो फिर आपका तरीका है कि पहले तो आप दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, फिर दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालो, उससे थीटा आएगा। फिर आप यहां पर फिर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। अरे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है भाई, ध्यान से देखो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू सबको पता होती है, ए बी कॉस थीटा होती है। तो मुझे इस ब्रैकेट में बी कॉस थीटा चाहिए ना, तो यहां से आप सीधे बी कॉस थीटा को निकाल लीजिए, ए को इसके नीचे ले जाओ। तो बी कॉस थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनी बच्चों? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मैं इस ब्रैकेट की जगह पर यहां ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। और आपको पता है ए कैप को लिखा जा सकता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। बस अब दो काम करने हैं आपको, सिर्फ दो करने हैं। दोनों गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल के यहां रख दीजिए। यहां तो वेक्टर ए एज इट इज रखना है आपको, तो वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा आपको। पर अगर आपको प्रोजेक्शन या कंपोनेंट चाहिए किसी एक का दूसरे पर, वो भी स्केलर फॉर्म में चाहिए, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ, मान लो इसी का ही मैंने बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोल दिया आपको इन स्केलर फॉर्म, मतलब कि मैग्नी, ऑप्शन देखना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहला ब्रैकेट ही निकालना, बी कॉस थीटा। फिर आपको ये डायरेक्शन का कंसेप्ट उसमें यूज नहीं करना है, यह स्केलर फॉर्म। यह स्केलर फॉर्म केवल, और बी कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी यहां पर,
तो ध्यान से देखो, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ओहो, ये तो एक नई फॉर्म नजर आ रही है। अरे ये तो बी कैप बन गया, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी कैप, इससे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, किसका चाहिए, जिसका चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, और जिस पर चाहिए उस वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर देना, तो आपको आंसर स्केलर फॉर्म में ही मिलेगा। या अगर ये याद नहीं रहे तो तरीका ये बता दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ, देख लो ब्रैकेट में क्या है, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा ए को नीचे ले जाना, अगर ए कॉस थीटा आए तो बी को नीचे ले जाना। मतलब अगर सवाल के अंदर उल्टा पूछ लिया होता कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो यहां आता ए कॉस थीटा और यहां होता बी कैप वेक्टर फॉर्म में। यहां होता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किस पर चाहिए, बी वेक्टर पर, तो नीचे आता मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। और अगर स्केलर फॉर्म में चाहिए तो ए कॉस थीटा, तो यहां होता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए कॉस थीटा अगर है तो भैया यहां से आप ए कॉस थीटा करोगे तो बी नीचे जाएगा, तो नीचे बी आ जाएगा। क्लियर? किसका चाहिए, किस पर चाहिए, बस ये जरूर ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, ये तो कंसेप्ट की बात होगी। अब सवाल जरा एक करवा कर देखता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। आपको दे दिया ऐसे, गिवन दैट ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे दिया गया है i कैप प्लस j कैप, और आपसे कहा गया फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। अब देखो ध्यान से, किसका चाहिए, ए का, तुरंत जिसका चाहिए उसका कॉस कंपोनेंट, किस पर चाहिए, बी पर, तो बी की डायरेक्शन बी कैप। अब आपको चाहिए ए कॉस थीटा, तो यहां से ए कॉस थीटा पकड़ो, बी को नीचे ले जाओ, तो इस ब्रैकेट की जगह पर क्या बन गया बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे कौन गया, बी, तो बी का मैग्नीट्यूड, बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, खत्म। डॉट प्रोडक्ट करो पहले दोनों का, दोनों आपके सामने, आई को आई से करो 2 आएगा, जे को जे से करो 3 आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2 आएगा, और फिर बी वेक्टर एज इट इज आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड √2, ऊपर बना 5, नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2, तो जवाब बना हमारा 5/2 आई कैप प्लस जे कैप, खत्म। बोले सर अगर मान लो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता तो ये ब्रैकेट हटा दो यार, ये हटा दो, केवल कंपोनेंट ही रहेगा ये वाला, यानी 5/√2, 5/√2। क्लियर हो गई बात? एक लास्ट 0.6 नंबर का, जो कि एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूले ही है। तो जैसे कहीं पर वर्क डन निकालना हो बच्चों, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। कभी इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ले बच्चों, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, ज्यादातर यही 2 सवाल बनते हैं। फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, वर्क डन बन जाएगा। पावर अगर पूछता है तो फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, पावर आ जाएगी। यहां डॉट प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल मामला कंप्लीट होता है विद न्यूमेरिकल। अब तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन हमारी आगे चलकर मैग्नेटिक फील्ड, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जो है वहां पर काम आती है। चलिए अगली क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट से अपने स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।